हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। आज का जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से उसके अंदर स्टेप्स होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए, और उसके साथ साथ कौन कौन से इससे वेरियस चेंजेस आते हैं। एक oocyte की बात कर सकते हैं और एक स्पर्म की बात कर सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से वेरियस चेंजेस आते हैं और जो कि जाके क्या करते हैं, फर्दर एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, जायगोट क्या है? जायगोट एक एम्ब्रियो है या फिर एक जायगोट एक सेल है? ओबियसली सेल तो है, लेकिन क्या जायगोट एक एम्ब्रियो है या फिर नहीं है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, यस या नो कर दें। ठीक है, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मॉलिकुलर लेवल और सेलुलर लेवल पे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं एक सेल के अंदर, और उसके अंदर क्या होता है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिंगलिंग प्रोसेस होती है किसकी, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स की। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि वो फेज क्या है, मेटाफेज की फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है जायगोट का। वहाँ पे जाके क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंड हो जाता है। सिंपल सी चीज़ दोबारा बताता हूँ कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मॉलिकुलर और सेलुलर लेवल पे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं एक सेल के अंदर। उसके साथ साथ क्या होता है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स की क्या होती है, आपस में इंटरमिंगलिंग होती है। क्या होता है, इंटरमिंगलिंग होती है। और वो स्टेज कहाँ पे जाके खत्म होती है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की मेटाफेज के अंदर। जायगोट का जहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, उसका जो माइटोटिक डिवीजन हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ जिसके अंदर मेटाफेज आई, उस मेटाफेज के अंदर जाके क्या हो गया, वो एंड हो गया। ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी, जिसको हमने बोल दिया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, कैसे ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होकर कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया तो आप आई बटन पे टैप करके उस प्रीवियस लेक्चर को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब ओवुलेशन का टाइम पीरियड होता है, जब ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या है कि कौन सी टाइप का ओवम होता है, फिर कौन सी टाइप की oocyte होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सेकेंडरी oocyte होती है। और अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है कि जो सेकेंडरी oocyte है उसने अपना कौन सा डिवीजन कंप्लीट कर रखा है, अभी उसने क्या कर रखा है, अपना सिर्फ प्राइमरी या फिर फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन ही क्या किया, उसने कंप्लीट किया। ठीक है, अभी सेकेंड म्यूटेट डिवीजन उसने अपना क्या किया है, कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो होता क्या है, जब एक ओवेरी होती है, जब ओवेरी से क्या होता है, जब ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है, और ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होकर जब कहाँ पे आता है, आपके फैलोपियन ट्यूब्स में आता है। बात करते हैं थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब्स के रिगार्डिंग। तो वो पार्ट जो क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब्स का स्टार्टिंग का पार्ट जो क्या होता है, यूट्रस से कनेक्टेड होता है, इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट सेगमेंट, जो कि क्या होता है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। इंटरेस्टिंग चीज, आप फैलोपियन ट्यूब्स बोल सकते हो उसको, या फिर आप इसको यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हो। दोनों दोनों चीजें क्या है, सेम है। और थर्ड पार्ट जो कि क्या होता है, आपकी एंड पार्ट आ गया, जिसको हम बोलते हैं आपका, ये आ गया इस्थमस, ये आ गया आपका एम्पुला, और थर्ड आ गया आपका इन्फंडिबुलम। ये क्या आ गया आपका, इन्फंडिबुलम। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या आ गया आपका, इन्फंडिबुलम आ गया। और ऊपर ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स थे उनको हमने बोल दिया फिंगर। उसको हमने क्या बोल दिया, फिंगर। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है, उससे पहले क्या होती है, जो फिम्ब्रेई होती है, जो कि क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो क्या करती हैं, जो ओवेरी होती है, उस ओवेरी को क्या कर देती हैं, विपिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो उसको क्या कर देती है, ऐसे विपिंग करना स्टार्ट कर देती है, ताकि जैसे ही वो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो और जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, उस सेकेंडरी oocyte रिलीज को करते हुए क्या कर ले, उसको पिकअप कर ले। ठीक है, तो सिंपल सी बात कहूँ मैं क्या कि एक ऐसा रोल नहीं है कि ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो गया और यहाँ से सीधा सीधा क्या हो गया, जो ओवम रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई और सीधा सीधा क्या आ गया, आपका फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर आ गया। नहीं, अगर वहाँ पे फिम्ब्रेई अगर अपना काम नहीं कर पाती प्रॉपर्ली, तो वो कहाँ जा सकता है, आपका पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जा सकता है। तो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे दोनों का मैकेनिज्म काम करता है। फिम्ब्रेई क्या करती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, विपिंग एक्शन करती रहती है। उसको क्या करती है, कंटिन्यूसली उसको क्या करती है, ऐसे विपिंग करती रहती है, ताकि वो जैसे ही वहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो, उस सेकेंडरी oocyte को क्या कर ले, वो पिकअप कर ले। ठीक है, अब आगे देखते हैं होता क्या है कि जैसे सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, कहाँ से, फिम्ब्रेई के थ्रू क्या हुआ, पिकअप हुआ, और आके कहाँ पे आ गया, आपके इन्फंडिबुलम में आ गया।
ठीक है, वो कहाँ आ गया, इन्फेंडिबुलम में आ गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ होता क्या है, हमने लास्ट क्लास के अंदर में डिस्कस किया था कि जो एस्ट्रोजन वगैरह थे, जो प्रोजेस्टेरोन वगैरह थे, उनका रोल क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था किसको, एक ओवुलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। उसके साथ साथ जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है, उस प्रोग्रेस जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, उनका बहुत बड़ा रोल था उसको मेंटेन करवाने के लिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, हमने क्या कहा था कि जब ओवुलेशन के टाइम पीरियड होता है, उस टाइम क्या होता है, जो यहाँ क्या कहाँ का जो सर्विस होती है, सर्विस का जो मीडियम होता है, वो मीडियम क्या होता है, चेंज हो जाता है। वहाँ पे जो म्यूकस वगैरह थी, वो म्यूकस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, फर्मी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सर्विस की जो म्यूकस वगैरह है, वो म्यूकस वगैरह क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, थिक हो गई, बहुत ज़्यादा क्या होगी, फर्मी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, अगर किसी फीमेल का ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पा रही है या फिर नहीं हो रही, क्या उसको ओवुलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो इसी चीज़ के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, यहाँ से क्या करते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, म्यूकस का सैंपल लेते हैं, और उस म्यूकस के सैंपल को क्या करते हैं, वो माइक्रोस्कोपली या फिर जो भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर वो म्यूकस का सिक्रेशंस वगैरह क्या हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो रखे हैं, फर्मी हो रखे हैं, तो वो कह सकते हैं कि फीमेल क्या हो रही है, अभी ओवुलेटेड कर रही है, फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, ओवुलेशन की प्रोसेस क्या हो रही है, चल रही है। अगर कोई फीमेल के अंदर ऐसी कुछ कंडीशंस नहीं आती तो क्या होगा, या फिर वो जो सिक्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, थिन वगैरह हो रखे हैं, नॉन फर्मी हो रखे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि फीमेल क्या हो रही है, अभी ओवुलेटेड नहीं कर पा रही। तो यहाँ से जो सर्वाइकल सिक्रेशंस होते हैं, उन सिक्रेशंस के बेसिस पे क्या करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कि फीमेल ओवुलेटेड कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ से स्पर्म ने क्या किया, एंट्री की। थोड़ा सा स्पर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए ठीक है, होता क्या है, जब एक सीमेन या फिर जब एक इजैकुलेशन होता है, तो उस टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होते हैं, उस सेमिनल जो फ्लूइड होता है, जो सेमिनल फ्लूइड होता है, उस सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए हम पढ़ते हैं कि जो नॉर्मल सीमेन की वॉल्यूम होती है, वो 3 to 5 ml के आसपास क्या होती है, नॉर्मल सीमेन की वॉल्यूम होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। उस 3 to 5 ml उसे 3 to 5 ml जो सीमेंट की जो वॉल्यूम है, उस 3 to 5 ml की सीमेंट की वॉल्यूम का 10%, अप्रोक्स 10% क्या होते हैं, स्पर्म बनाता है। उसे सीमेंट की जो वॉल्यूम थी, उस सीमेंट की वॉल्यूम का अप्रोक्स 10% किसने बनाया, स्पर्म ने बनाया। ठीक है, अब होता क्या है, स्पर्म के आगे बात करते हैं। देखिए स्पर्म के क्या होते हैं, हेड आ गया, बॉडी आ गया, टेल पार्ट आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा सा जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, जो स्पर्म था, स्पर्म के 3 पार्ट हो गए, हेड आ गया, बॉडी आ गया, टेल पार्ट आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है, स्पर्म के फॉर्मेशन का हमने लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था कि स्पर्म का फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो क्या थी, जर्म सेल्स वगैरह थी, उन्होंने क्या किया, स्पर्म का प्रोडक्शन किया। उसके साथ साथ क्या थी, वहाँ पे सेटोलिसिस थी, सेटोलिसिस ने क्या किया, स्पर्म को नॉरिशमेंट करने का काम किया, और आपकी एपिडाइमस सेल्स ने क्या किया, स्पर्म को मैच्योर कर दिया। वहाँ से स्पर्म ने ट्रेवल किया और वास्ट डिफरेंस, या फिर आप जिसको बोल सकते हो डक्टस डिफरेंस, उनके थ्रू ट्रेवल करके कहाँ चला गया, वो ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे आ गया, आपका सेमिनल वेसिकल्स के पास आ गया। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल्स क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड का क्या करती है, सिक्रेशंस करती है, ताकि जो स्पर्म था, उस स्पर्म को जो ट्रेवल कर रहा है, उस ट्रेवल के दौरान उसको क्या मिल जाए, थोड़ा कुछ फ्लूइड वगैरह मिल जाए, ताकि उसके थ्रू क्या करता है, वो इजीली ट्रेवल कर पाए और यहाँ से इजीली वो क्या कर जाए, पास कर जाए। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। तो होता क्या है, सेमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स क्या होती हैं, ब्लाइंड पाउच क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है। सेमिनल वेसिकल्स क्या होती है, ब्लाइंड पाउच लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, जो क्या करती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड को क्या करती है, सिक्रेट करती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इस सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या कर देना, कोगुलेट कर देना, ऐसा कुछ क्या होता है, उनकी फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, ये सेमिनल वेसिकल्स क्या करती है, कुछ ऐसे एंजाइम स्पेसिफिक क्या करती हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या करती हैं, कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, यहाँ से जो ट्रेवल करके जो स्पर्म आ रहा है, ठीक है, और सेमिनल वेसिकल्स ने क्या किया, आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू क्या हो गई, वो कनेक्ट हो गई। तो उन्होंने क्या किया, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर जो एंजाइम्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट हुआ, उस सेमिनल फ्लूइड को क्या कर दिया, थोड़ा सा थिक कर दिया। उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा थिक कर दिया। मैंने अभी आपको क्या कहा कि एंजाइम्स की जो फंक्शनलिटी थी वो क्या थी कि उनको क्या कर देना, थोड़ा सा कोगुलेट कर देना। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो सेमिनल फ्लूइड था, उस सेमिनल फ्लूइड को क्या करवा दिया, थोड़ा सा थिक करवा दिया। ठीक है, सेकंड चीज़ होता क्या है, सेकंड चीज़ क्या होगी आपकी, ये इसने क्या करवा दिया, थिक करवा दिया। अब देखिए ये चीज़ क्या है, एक सेल है।
एक क्या है, एक सेल है। ऑब्वियसली एक सेल है तो सेल को कुछ ना कुछ चाहिए, उसको अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ डेफिनेटली, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे उसको कोई एनर्जी के लिए कुछ, उसके लिए कोई पावर सोर्स चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ उसको चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसको बोलते हैं पावर हाउस बोलते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पर्म के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है, हेड, बॉडी, टेल या फिर कंप्लीट स्पर्म के अंदर, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ रखा है। तो उसका राइट आंसर क्या होता है, जो बॉडी पार्ट होता है, जो मिड पार्ट होता है, इस मिड पार्ट के अंदर क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस मिड पार्ट के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और सेकंड चीज, किस फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में। किस फॉर्म में क्या होगा, स्पाइरल फॉर्म में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, बॉडी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ना ही वो हेड पार्ट के अंदर होता है, ना ही टेल पार्ट के अंदर। टेल पार्ट का बस एक इतना सा रोल है, टेल क्या करवाती है, स्पर्म हो रहा है, उस स्पर्म को क्या करवाती है, मूवमेंट जो हो रहा है, जो वो फ्लो कर रहा है, उस फ्लो के अंदर क्या करवाती है, वो हेल्प करवाती है। अगर टेल नहीं होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, स्पर्म क्या कर पाएगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया क्या कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो क्या करवाता है, इसके अंदर क्या करवाता है, कंटिन्यूसली क्या करता है, इसको एनर्जी देता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कि माइटोकॉन्ड्रिया को डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अगर वो अपनी एटीपी वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ शुगर कंपोनेंट चाहिएगा। तो शुगर कंपोनेंट वगैरह कहाँ पे मिलता है, तो एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ रखा है कि जो सेमिनल फ्लूइड होता है, जो सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू क्या हुआ, सिक्रेट हुआ, उस सेमिनल फ्लूइड के अंदर कौन से टाइप का शुगर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आपका फ्रक्टोज। उसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो जो सेमिनल फ्लूइड होता है, उस सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कंटिन्यूसली क्या करवाता है, एटीपी प्रोवाइड करने में क्या करवाता है, प्रोड्यूस करवाने में क्या करवाता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स के दो काम हो गए, एक तो क्या करवाना, यहाँ पे जो शुगर कंपोनेंट फ्रक्टोज प्रोवाइड करवाना, दूसरा क्या करते हैं, कुछ वेसिकल्स एंजाइम बोल सकते हो आप, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। तो इस सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू जो एंजाइम बना, उसको हमने क्या बोल दिया, वेसिकल एंजाइम। तो क्या हुआ, वेसिकल्स एंजाइम क्या करवाते थे, इसको थोड़ा सा क्या करवाते थे, सेमिनल फ्लूइड को क्या करवा देते हैं, थोड़ा सा थिक करवा देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन नियर अबाउट, अगर उस टाइम इंटरकोर्स वगैरह होता है, तो जैसे यहाँ से स्पर्म क्या हुआ, ट्रेवल क्या हुआ, स्पर्म यहाँ पे जैसे इजैकुलेशन हुआ, यहाँ पे जैसे इजैकुलेशन हुआ, तो स्पर्म जैसे इजैकुलेशन हुआ तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा यहाँ का मीडियम क्या था, थिक था। यहाँ का मीडियम क्या था, बहुत ज़्यादा थिक था। उस कंडीशन के कारण क्या हो गया, यहाँ पे स्पर्म वगैरह क्या हो गए, यहीं पे डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरेस्टिंग। अब होता क्या है, होता क्या है कि जैसे यहाँ पे वो डिस्चार्ज हुए तो कुछ स्पर्म जो कि क्या थे, बहुत ज़्यादा नोटी थे, जिनको कुछ ना कुछ करना था आगे जाके फ्यूचर के अंदर, वो क्या कर पाए, ट्रेवल करके और यहाँ से इस थिक सेक्रेशन से निकल के आगे की तरफ निकल गए। ठीक है, यहाँ से ट्रेवल करके निकल गए। और आपको आइडिया है कि ये कितना टाइम लगाते होंगे यहाँ से ट्रेवल करके, अगर सपोज कीजिए यहाँ से जो सेकेंडरी साइड रिलीज होकर यहाँ पे एम्पुलर पार्ट में आ गया और यहाँ पे पहुँचने में इसको कितना टाइम लगता होगा, नियर अबाउट। अगर किसी को आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब यहाँ से जैसे इजेक्यूलेशन हुआ, इजेक्शन के बाद क्या हुआ, कुछ मैं बात कर रहा था, नोटी जो स्पर्म्स थे उन्होंने क्या किया, यहाँ से ट्रेवल करके वो ट्रेवल करके चले गए कहाँ पे, एम्पुला के पास चले गए और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इनको जो टाइम लगा वो विद इन 5 मिनट, वो 5 मिनट के अंदर अंदर क्या चले गए, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच गए। सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्या कर गया, एक स्पर्म जैसे इजेक्यूलेशन हुआ, इजेक्यूलेशन के बाद क्या चला गया, यहाँ पे ट्रेवल करके पहुँच गया। लेकिन ट्रेवल करने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे आगे जाके उसको जो और आगे जो प्रोसेस होती है जिसके हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं बात करता हूँ कैपेसिटेशन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शंस होगी, उन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, उसको फाइट करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के प्रोसेस से क्या होगा, उसको गुजरना पड़ेगा, तभी जाके क्या कर पाएगा वो फर्टिलाइजेशन या फिर जो ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उस ओवम की मेम्ब्रेन के जाके साथ क्या कर पाएगा, फ्यूज हो पाएगा। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि जैसे इजेक्यूलेशन हुआ विद इन 5 मिनट्स के अंदर क्या कर पाए, कुछ जो नोटिस स्पर्म्स थे वो क्या कर गए, ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब्स में, और जो सबसे मोस्ट डायलेटेड पार्ट था फैलोपियन ट्यूब्स का, जहाँ पे आपका क्या था, ये जो सेकेंडरी साइड यहाँ पे आ रखी थी, उसके साथ क्या कर गए, वो फ्यूज करके और एक जाइगोट का या फिर एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकती है कि हमने कहा कि जो स्पर्म है, स्पर्म के पास क्या है, टेल पार्ट है, तो उसको क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है। लेकिन हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्पर्म तो क्या है, एक मोटाइल सेल है, लेकिन जो ओवम है वो क्या है, इमोटाइल सेल है। ओवम क्या है, ओवम क्या है, इमोटाइल सेल है। ओवम
मोटाइल नहीं कर पाता, उसके अंदर खुद के अंदर क्या होती है, ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि वो क्या कर पाए, ट्रेवल कर पाए। तो उसके अंदर ट्रेवलिंग कैसे होती है, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया से जी नहीं, उसका आंसर भी क्या है, गलत है। सीलिया वगैरह कुछ हेल्प करवाती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म की, या फिर मैं बात करता हूँ कि पर्टिकुलर वे की जिसके थ्रू क्या करता है, यहाँ से जैसे वो इनफंडिबुलम के पास जो सेकेंडरी साइड पहुंची, वो ट्रेवल करके जब यहाँ पे उसकी हम बात करते हैं तो देखिए होता क्या है, ठीक। अभी हम बात करते हैं उनकी, तो देखिए होता क्या है कि जब यहाँ से जो इसको हम ट्रेवल कर, सॉरी जो यहाँ से जो ओम आ रहा है वो ओम आए कैसे, देखिए जैसे हमारे जीआईटी के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, सेम वैसे के वैसे क्या होते हैं इन फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी क्या होते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। उन्हीं की हेल्प से क्या करता है, यहाँ से जो एक इमोटाइल सेल्स जिसकी हम बात करता है ओम की, वो इमोटाइल ओम क्या कर पाया, ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो मोस्ट रोल था, सबसे बड़ा जो रोल था वो किसका था, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का था। डेफिनेटली सीलिया का भी था रोल उसके अंदर, उसको मूवमेंट करवाने के लिए, लेकिन जो मोस्टली जो रोल निकल के आया वो किसका था, आपका किसका, आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट का। तो पेरिस्टालसिस का बहुत बड़ा रोल था किसको, इस इमोटाइल सेल्स को ट्रेवल करवाने के लिए, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ से जैसे इसको क्या कर गया, वहाँ पर ट्रेवल करके गया, तो उसके अंदर क्या आने लगे, अब आगे तक के उसके अंदर कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। जो स्पर्म था उसके स्पर्म की जो कैप थी, स्पर्म की जो एप्रोसोमल कैप थी, उस पर जाके कुछ चेंजेस आए, उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए हमने कहा कि अब हमने स्पर्म के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये पार्ट क्या हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, टेल हो गया, मिडिल पीस, या फिर आप ऐसे इसको बोल सकते हो, ठीक है, एंड पीस, मिडिल पीस और एंटीरियर पार्ट आ गया, ठीक है। देखिए ये जो हेड है ये क्या हो गया आपका, स्पर्म का क्या हो गया, हेड हो गया, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेल मेम्ब्रेन बोल सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गई, स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिर इसको मैं बोल सकता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैंने क्या बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, इस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। और लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक से रिलेटेड क्या, कि इस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, डेफिनेटली क्या होगा, मेम्ब्रेन है तो कुछ ना कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह भी क्या हो गया वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है, इस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, बहुत रोल होता है इनका, अभी डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो हुआ क्या कि सबसे पहले स्पर्म की बात की तो हेड पार्ट पे तो क्या आ गई आपकी, एक सेल मेम्ब्रेन आ गई और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, जिसको आपने बोल दिया एक ही चीज़ थी दोनों। और वहाँ पे उसके ऊपर क्या होती है, एक और कवरिंग होती है जिसको मैंने बोल दिया एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। उस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, कुछ वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो आगे पेनिट्रेशन करवाने में, या फिर जो स्पर्म की जो जो ओवम होता है उस ओवम से मीट करने के लिए क्या होंगे, वो हेल्पफुल होंगे। उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिनका भी बहुत बड़ा आगे रोल होता है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर आउटर कवरिंग क्या होगी आपकी, ग्लाइकोप्रोटीन्स की होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से जैसे इसको ट्रेवल करके गया आगे जाके क्या हो गया, वो इस प्रोसेस के जाके क्या हो गया, फ्यूज हो गया, उसने क्या कर लिया, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी साइड रिलीज होती है, वो सेकेंडरी साइड क्या कर गई, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ट्रेवल करके यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड थी, सेकेंडरी साइड के अंदर क्या था, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट क्लास अगर हमने पढ़ी थी, तो सेकेंडरी साइड के अंदर क्या सीन था कि सेकेंडरी साइड के पास क्या था, एक तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, क्या थे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 23, क्या थे 23 क्रोमोसोम्स थे, और उसके पास क्या था 1 एंड डीएनए, उसके पास क्या था 1 एंड डीएनए था, ठीक है। अब देखिए ये जो अभी सेल है, अगर आप लोगों को याद हो कि जो एक ओवम होता है, जो अभी एक कंप्लीटली एक जिसको बोलते हैं कि वो फर्टाइल ओवम है, वो अभी बना नहीं है, ठीक है। वो क्या है, अभी एक इमेच्योर ओवम, आप ऐसे याद रख लीजिए। तो आप लोगों को याद हो कि जब एक फर्टाइल ओवम बनता है वो तभी बन पाता है जैसे उसको अगर स्पर्म टच करता है, तभी वो क्या करता है, अपना सेकंड म्यूटेटिव डिवीजन को कंप्लीट कर पाता है। अगर उसको ओवम नहीं मिल पा स्पर्म नहीं मिल पाता, तो कभी भी जो ओवम है वो अपना सेकंड म्यूटेटिव डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और वहीं पे क्या हो जाएगा, उसका कुछ टाइम बाद कर देगा, डिवेल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये अपना सेकंड म्यूटेटिव डिवीजन कंप्लीट करता है, उससे पहले की बात करते हैं हम, जितनी भी ये बात कर रहे हैं, तो जैसे ही क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई, और सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या था, एक तो था आपका, एक तो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या था, एक तो था आपका ओम था, इमेच्योर ओम था, और दूसरा क्या था, उसके अंदर एक पोलर बॉडी था, ठीक है। उसके अंदर क्या था, एक तो ओम था, और दूसरा क्या था आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी थी, फर्स्ट
पोलर याद है आपको, ठीक है। और जैसे क्या हुआ, स्पर्म ने उसको टच किया, जैसे उस मैजिकल टच, स्पर्म का मैजिकल टच ओम के लगा, उसने क्या कर लिया, अपना सेकंड मेट्रिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया। और सेकंड मेट्रिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो आप लोगों को याद होगा, एक तो बनता है ओम, और उससे के साथ साथ क्या बनता है, उस इमेच्योर ओम से एक तो बन गया आपका ओम, और उसके साथ साथ क्या बन गई, एक पोलर बॉडी और बन गई, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी उससे भी क्या बन गई, दो पोलर बॉडी और बन गई, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक ओम बन गया और आपके पास तीन पोलर बॉडी बन गई, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और आप सबको पता होगा कि वो पोलर बॉडी क्या है, कि वो सेल है जिसके पास क्या है, लेस साइटोप्लाज्म है, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, सेम है, जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो कि क्या है, एक ओम के पास क्या है, कि एक जो ओम के पास जो नंबर है, सेम का सेम क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, पोलर बॉडी के पास भी है। लेकिन पोलर बॉडी क्या है, कि पोलर बॉडी एक वो सेल है जिसके पास क्या है, लेस साइटोप्लाज्म होने के कारण क्या कर पाई, वो अपनी ग्रोथ को कंप्लीट नहीं कर पाई, और वहीं पे क्या हो गया, थोड़ा टाइम बाद क्या हो गया, उसका डिजेनरेशन वगैरह हो गया, ठीक है। तो पोलर बॉडी वो थी। तो हमने डिस्कस किया कि जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर जब यहाँ पे आई थी, वो सेकेंडरी oocyte ने अभी तक जस्ट अपना क्या किया, फर्स्ट मेट्रिक डिवीजन कंप्लीट किया है, और उस सेकेंडरी oocyte में क्या है, एक तो क्या है, एक इमेच्योर ओम है, उसके साथ साथ क्या, एक पोलर बॉडी है। अब जैसे यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करके गया विद इन 5 मिनट्स, उसके बाद क्या होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पे उसको कुछ 7 आवर्स के आसपास क्या लगता है, टाइम लगता है उस मेम्ब्रेन वगैरह को, जो कोरोना रेडिएटा वगैरह है, उनको पेनिट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे ग्रेफिन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है, तो कुछ नंबर ऑफ सेल्स के साथ क्या करता है, वो सेकेंडरी oocyte इसके पास इन्फेंटिबुलम के अंदर आके रुक जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होती है, कुछ कवरिंग होती है, कुछ टिश्यूज वगैरह की क्या कर लेती है, इसको कवरिंग कर लेती है, वो आपस में क्या कर लेती है, वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेती है, जिसको हमने क्या बोल दिया था, कोरोना रेडिएटा। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद हो तो हमने क्या कहा था कि जो सेकेंडरी oocyte है, उस सेकेंडरी oocyte की क्या थी, एक आउटर कवरिंग थी, जिसको हमने क्या बोल दिया था, कोरोना रेडिएटा बोल दिया था। अब जो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्पर्म है, वो स्पर्म उस कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, पंचर करता है, या फिर उसको क्या करता है, टीयर करके कैसे अंदर जाके एक ओवम से मिल पाता है, और कैसे उसके अंदर जो स्पिंडल होता है, जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर डबल हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, वो कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में अभी जो पढ़ा उसका एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। हुआ क्या, हमने कहा था कि सेकेंडरी oocyte बनती है, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, एम्पुला पार्ट के पास आती है, और जैसे अगर इंटरकोर्स वगैरह होता है, उस टाइम अगर स्पर्म का इजेकुलेशन वगैरह होता है, तो इजेकुलेशन के दौरान क्या होगा, विद इन 5 मिनट्स कुछ स्पर्म जो नोटिस स्पर्म्स होंगे, वो क्या करेंगे, ट्रेवल करके जाएंगे, और उस स्पर्म को क्या, उस ओम को क्या कर देंगे, उसका जो सेकेंड मेट्रिक डिवीजन था, जो उसको रुक रखा था, वो सेकेंड मेट्रिक डिवीजन को क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। कुछ स्पर्म क्या हो जाते हैं, यहीं पे क्या होता है, जो फोल्ड्स हैं, जो सर्वाइकल फोल्ड्स वगैरह, वहीं फोल्ड्स पे क्या होते हैं, वहीं पे स्टक कर जाते हैं। और डेफिनेटली कुछ स्पर्म होते हैं जिनकी क्या होती है, ढंग से सेल वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा होता है, या फिर जैसे कि जो टेल वगैरह पार्ट होता है, उस टेल वगैरह पार्ट के अंदर क्या होती है, कोई दिक्कत वगैरह होती है, जिसके कारण क्या करता है, वो कंप्लीट ट्रेवल नहीं कर पाता। तो कुछ नंबर ऑफ स्पर्म, जैसे कि अगर मान लीजिए मिलियंस ऑफ स्पर्म थे, उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कुछ हज़ार स्पर्म ही क्या कर पाए, यहाँ पर ट्रेवल करके पहुँच पाए, बाकी के सारे क्या हो गए, यहीं पर सेटल डाउन हो, ठीक है। वो यहीं पे जो थिक सिक्रेशन था, उस थिक सिक्रेशन के अंदर क्या रह गए, वहीं पे रह गए, ठीक है। कुछ उन मिलियंस स्पर्म में से कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म क्या कर पाए सॉरी, कुछ थाउजेंड स्पर्म क्या कर पाए, ट्रेवल कर पाए, और उन थाउजेंड स्पर्म में से एक सिंगल स्पर्म ऐसा होगा जो क्या करेगा, उस ओम को, जो कोरोना रेडिएटा, उस कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, और ओम से जाके क्या करेगा, मैजिकल टच के थ्रू क्या करेगा, उसको सेकेंड मेट्रिक डिवीजन को क्या करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।